अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। आज से हम लोग जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। मीन्स 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, हम बारी बारी जो है सीटेट के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने हर वीडियो में जो है वो करते चलेंगे। और एक बात जान लीजिए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के सीटेट के क्वेश्चन कर लिए तो 50% पास आउट का मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। डेफिनेटली आप जो है 50% जो है समझो कि यहाँ से आप पास हो जाओगे, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट होता है। ये परंपरा रही है सीटेट की कि सीटेट में जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक ही बात आपसे सजेस्ट करूँगा कि 2011 से लेकर 21 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सबको जो है आपने देख लेना है, सबके क्वेश्चन आंसर आपने कर लेने हैं। तो आज हम आपके सामने जो है 2019 दिसंबर 8 दिसंबर 2019 का सीटेट का पेपर 2 का सीडीपी के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ये 30 क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, बड़े अच्छे से देखिए, और अगर आपको इसमें से कितने नंबर मिलते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और वीडियो को अभी लाइक कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारे पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। सीटेट से जुड़ी हुई तमाम पीडीएफ 2011 से लेकर 21 के क्वेश्चन पेपर जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे वक्त वक्त पर। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है, पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, और ये जो क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग का है, जिनका नैतिक विकास का सिद्धांत होता है। तो ये बात आपने यहाँ पर याद रख लेनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत, दूसरा ऑप्शन है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, तीसरा ऑप्शन है अच्छा होना परंपरागत, और चौथा ऑप्शन है आदान प्रदान परंपरागत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आप साइट में इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आदान प्रदान परंपरागत। ठीक है, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सवाल है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त तो माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। तो जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं, इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर भी दिए गए हैं, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जेंडर रूढ़िवादिता है। इसका जो संबंध होता है वो जो जेंडर रूढ़िवादिता से होता है। इसके बाद हम अपने सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये रहा तीसरा सवाल आपके सामने। सवाल है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये भी जेंडर से ही जुड़ा सवाल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिता घर के काम करते हैं और माता जो है बाहर की एक्टिविटीज़ को जो है गतिविधियों को जो है वो अंजाम देती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर भी है। तो देखिए, पहला ऑप्शन ये है जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। दूसरा ऑप्शन है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तीसरा ऑप्शन है यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, और चौथा ऑप्शन है यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो देखिए, मतलब नेगेटिव चीज़ें जो है आपको छोड़ देनी है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपको जाना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना होता है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना होता है, इसी से आपके नंबर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं, जो सीटेट का हमेशा से फेवरेट रहा है। वाइगोस्की, ये नाम आप जान लेंगे, इनका जो संबंध होता है वो समाज से होता है। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चों के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। वाइगोस्की का ये क्वेश्चन है, इनके एक एक दो क्वेश्चन हर इसमें आते हैं, चाहे वो वाइगोस्की हो, चाहे वो थॉर्नोडाइक हो, चाहे वो चॉमिस्की हो, स्किनर हो, कोहलबर्ग हो, इनके तमाम एक एक क्वेश्चन जो है एक एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वाइगोस्की को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो,
पाठ ढांचा, और 4 नंबर का इसका जो ऑप्शन है अंत व्यक्तिनिष्ठता, और 4 नंबर का इसका जो ऑप्शन बता रहा है अंत व्यक्तिनिष्ठता। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खोजपूर्ण अधिगम मीन्स डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि आप जो है 8 दिसंबर 2019 पेपर 2 का जो है CDP का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। देखिए पियाजे का ये क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको कि इनके एक एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। जीन पियाजे का जो सिद्धांत था वो तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो देखिए इनकी जो स्टेज है वो स्टेज आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने बच्चों की कितनी स्टेजेस वगैरह बताई है, तमाम चीज़ें आपको जो है जीन पियाजे का एक 2-3 पेज का जो भी नोट्स आती है वो आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। तो जीन पियाजे का सवाल है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, संविदीय चालक अवस्था, पूर्वीय संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त और अमूर्त में मैं आपको फर्क बता देता हूँ। तो मूर्त वो होती है जो चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जो चीज़ों को हम देखते हैं उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसको कहते हैं जिसको हम देख नहीं पाते, जिसकी हम कल्पना करते। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो वो सही जवाब हो जाएगा। अब अपने सवाल नंबर 6 की तरफ हमने आना है। सवाल नंबर 6 हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमने हमारी कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, 500 से ज़्यादा जवाब वहाँ पर हमें मिले थे। सवाल है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। देखिए सामाजिक का जवाब यहाँ पर जिक्र आ रहा है। ठीक है, समाज का यहाँ पर सोशल का जो है वो जिक्र आ रहा है। तो आपने जो है एक बात ध्यान में रख लेना है कि जब भी समाज का जिक्र आता है तो तब जो है आपने डायरेक्ट जो है लेव वाइगोस्की के नाम पर जो है वो क्लिक कर देना है, क्योंकि समाज का ताल्लुक जो है वो लेव वाइगोस्की का है और नैतिक विकास का ताल्लुक जो है वो कोहलबर्ग का है। इसी तरीके से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है, सॉरी जीन पियाजे का है। इस तरीके से आपने ये चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 7। देखिए फिर से एक बार पियाजे का सवाल आपको पूछा जा रहा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। यहाँ पर पियाजे के हिसाब से 6 से 8 का जो शिक्षक होता है उसको क्या करना चाहिए, सवाल पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तार्किक बहस को प्रयोगों को होता उत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो देखिए केवल जहाँ पर भी आएगा उसको सीधा सीधा हमने कट कर देना। ये केवल नहीं होता है और हतोत्साहित करना होता है, यानी डिस्करेज करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये चीज़ों को डायरेक्ट कट करना चाहिए आपने, और साफ साफ आपको जो है इसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब आपने जब भी सीटेट के क्वेश्चन का आंसर देना है तो नेगेटिव चीज़ों को पहले ख़त्म करो, और जो जवाब आपके पास बचते हैं 1 या 2 उसमें से आपने जवाब देने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली आपके जो है 25 नंबर जो है CDP में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 8। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है। ये हार्वर्ड गार्डनर का सवाल है और वो बता रहा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है। 4 विशेषताएं आपके सामने है। पहली विशेषता है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ को प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपूर्वक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसमें से आपको बेहतर ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो जाएगा। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ये हो जाएगा हमारे सवाल नंबर 8 का जवाब। इसके बाद जो है हम अपने सवाल नंबर 9 की तरफ आते हैं। ये रहा सवाल नंबर 9 आपके सामने, ठीक है।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार या क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जिससे बच्चों को जिम्मेदार और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनाती है, हम उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। सामाजिकीकरण उसको हम कहते हैं, उसको हम समावेशन कहते हैं, उसको हम मुख्य धारा से जोड़ना कहते हैं, या विभेदीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, और आपको बताना है इस चारों में से आपका सही जवाब क्या है। 2019 का ये पेपर है, 8 दिसंबर का, और क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर सामाजिकीकरण। सामाजिकीकरण जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। आप सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 10 की तरफ हम आते हैं। सवाल है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, सही है यहाँ पर आपको ढूंढना है। यहाँ पर जो है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों कथन आपके सामने दिए, आपको इसमें सही कथन ढूंढना है। तो सही कथन जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो सही कथन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आनुवांशिकता है वो पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। तो मानव विकास जिस पर डिपेंड होता है तो वो पर्यावरण पे होता है, इन्वायरमेंट पे होता है, और आनुवांशिकता पे होता है कि दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे को पूरक है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को जो है वो परस्पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आते हैं। ये रहा सवाल नंबर 11 हमारा आपके सामने। एक प्रगतिशील कक्षा में सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन 4 देखिए आपके सामने है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, डेफिनेटली। विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय आता है तो डायरेक्ट जवाब जो है वो कट कर देना है, हमने उसको छोड़ देना है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, दोहराने की चीज़ें भी जो है आपने कट कर देना है। देखिए, बड़ी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। उसके बाद क्योंकि निष्क्रिय, दोहराना, रटना, कंठस्थ करना, ये तमाम चीज़ों को जो है आपने छोड़ देना है। उसके बाद देखिए, शिक्षकों के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों को द्वारा ज्ञान का अनुसंस्मरण किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो सूटेबल लगता है हमको वही उसका सही जवाब होता है। कई बार 2-2 जवाब सही होते हैं, लेकिन हमको जो ज़्यादा बेहतर होता है वो हमने सिलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 12वें सवाल की तरफ हम आते हैं। थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगी इस वजह से। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ठीक है ना, मूल्यांकन में क्या शामिल है, इवैल्यूएशन में क्या शामिल है? तो देखिए, 4 ऑप्शन है। केवल संरचनात्मक आकलन केवल नहीं आता है, मैंने आपको इसकी पहले भी बताया। केवल संकलात्मक आकलन केवल नहीं आएगा कोई भी जवाब में, ये भी आप याद रखिए। उसके बाद ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक आकलन। देखिए, चौथा तो डायरेक्ट निगेटिव लग रहा है हमको, यानी सॉरी थर्ड वाला जो है वो पूरी तरीके से जो है ना तो संरचनात्मक और ना तो संकलनात्मक आकलन बता रहा है, ये भी गलत है। तो सीधा सीधा इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कह दिया है ऑप्शन नंबर 4 में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो इस तरीके से बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम देखेंगे। आप देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है सीटेट में बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोत के बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी अंशिका को प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो ये रूढ़िवादिता का सवाल है, और एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए रूढ़िवादिता कम करने के लिए, ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 13 में देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 में इस प्रकार के सरोकारों का अनदेखा करना चाहिए, गलत बात है, पहला तो नहीं होगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन भी जो है वो नहीं बताया जाता है सीटेट के अंदर। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्रों में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, तीसरा भी गलत है। तो डेफिनेटली चौथा देखने की जरूरत भी नहीं होती, चौथा जो इसका जवाब हो जाना चाहिए, उसको हम पढ़ लेते हैं। 13 का जो है चौथा इसका जवाब हो जाना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडलों से संबंधित कहानियां उदाहरणों को प्रस्तुत करना। तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 4। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी शिक्षा में जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए 4 ऑप्शन है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। चलो ठीक है।
अशक्त अधिगमकर्ताओं प्रति दया है वो सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, गलत बात है। उसके बाद थर्ड है बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग। केवल प्रतिभाशाली व योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए बड़ा आसान सा इसका भी जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम आते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 15। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। देखिए क्या प्रदर्शित करता है, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल्य, पहले पढ़े हुए पाठ को समझना या याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक है, देखिए एक स्वालीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, एक अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। तो मानसिक क्षति और अधिगम अशक्तता वाला विद्यार्थी इसमें डेफिनेटली हो सकता है। इसका जो सही जवाब है, सृजनात्मक तो को पढ़ने में चिंता नहीं आएंगी, स्वालीन को भी नहीं आएंगी, और इसका जो सही जवाब होगा, हाँ ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, इसका उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 16। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। मैंने बताया कि सीटेट में बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो ध्यान से आपने सुन लेना है और देख लेना है। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास है वो रटने पर बल देना। तो देखिए रटना जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर आपने उसको कट कर देना, मतलब पहला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, निर्देश भी जो है बच्चों को नहीं दिया जाता है। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। तो देखिए दबाव डालना, ये तमाम चीज़ें नेगेटिव चीज़ें हैं, ये भी नहीं आएंगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो सही हो जाएगा। जो भी है, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए अधिगम सशक्त पक्ष है वो कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 17 ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, देखिए सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। क्रिएटिव स्टूडेंट है उसको किस तरीके से जो है एक टीचर जो है वो प्रोत्साहित कर सकती है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किस तरीके से टीचर जो है प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला जो ऑप्शन है आपके सामने, अपसारी चिंतन पर बल देकर। दूसरा है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित कर हतोत्साहित आ रहा है ना, अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, विद्यार्थियों को जोखिम है वो चुनौतियों का सामना करने होता है, ये भी नहीं होता है ना। ठीक है ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ हमने पॉजिटिव चीज़ों को देखना होता है, पॉजिटिव ही हर आंसर का जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ रहे हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना है आपने, और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा जो है समझ में आ रहे हैं समझाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम का पक्ष कौन सा कारक लेता है। पहला कारक है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। चलो ठीक है, इसको तो हम ठीक ही मानेंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, पुरस्कार की बात नहीं आती है। निर्देश के लिए केवल तो आता ही नहीं है ना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, केवल चीज़ जहाँ पर भी आएंगे उसको कट कर देना है। और चौथा है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो 1 और 4 दोनों अच्छे हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आते हैं। ये रहा सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। प्रभावशाली समस्या रणनीति का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। समाधान का मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना गलत बात है, यानी यहाँ तो ध्यान देने की बात ही नहीं कर रहे। क्रियात्मक अनुमत्या, एक वस्तु की केवल परंपरागत कार्यों पर ध्यान देना, केवल आ रहा है यहाँ पर भी तो नहीं होगा, मैंने बताया आपको। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण ही एक आयाम में सीमित रहना भी नहीं आता है। तो डेफिनेटली इसका भी जवाब जो है वो 4 नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर क्या है हमने अभी पढ़ा भी नहीं। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक
उपलक्ष्यों में विभाजित करना, ये जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए सीटेट के जवाब निकालना बड़ा आसान है। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये 2019 दिसंबर 8 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, थर्ड टाइम बता रहा हूँ मैं। तो इसके बाद हमारे पास सामने 20वां सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? देखिए नहीं है वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि नहीं है पूछा जा रहा है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, चलो ठीक है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो आपको कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए? तो देखिए दोहराने की चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल क्या पूछा जा रहा है, कौन सी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम आते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है? देखिए एक टीचर है जो क्लास में बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, उनके साथ हम किस तरीके से बर्ताव कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको पूछी जा रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने फिर से है। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, ठीक है, बाहर जाने के लिए तो कोई टीचर बोलेगा नहीं। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर भी चीज़ें नहीं होती है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, चलो ठीक है, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो देखिए जो 3 ऑप्शन सीधे सीधे नेगेटिव है और एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हमको सही लगता है, वो हो जाएगा हमारा जवाब नंबर 3 जो है इसका सही है। उनसे बात करना चाहिए और उनकी अरुचि यानी उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है, ये चीज़ें हमको देखनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम आते हैं। संरचनावादी उपगम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपगम क्या बताता है कि कौन जो है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, कौन ज़्यादा आवश्यक है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। दंड को कट कर देना है, याद करना को कट कर देना है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके सामने अब बचते हैं क्योंकि दंड याद करना नेगेटिव चीज़ें मैंने कहा आपको कि उसको छोड़ देना है। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ये सही हो सकता है। अनुबंधन, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 जो है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने। संवेदक के द्वारा बच्चों की अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए। देखिए खारिज करना चाहिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये नेगेटिव चीज़ हो जाती है। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को आप अनदेखा भी नहीं कर सकते एज ए टीचर, तो ये भी चीज़ जो है वो गलत हो जाएंगी। मतलब 2 और 3 जो है वो गलत हो चुके हैं। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना, देखिए डांटना आ गया तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन जो है वो कट किए जाते हैं। मतलब जहाँ जहाँ आपको नेगेटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी वहाँ वहाँ आपने जो है क्वेश्चन को डायरेक्ट कट कर देना है और बचा हुआ जवाब जो है वो लगा देना है। यही सही जवाब इसका है। 23 का जवाब जो हो जाएगा वो 1 नंबर जो है वो सही है, क्योंकि संवाद करो बच्चों से, संवादों के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? संवेग और संज्ञान में किस तरीके का संबंध होता है? कॉग्निशन एंड इमोशंस में किस तरीके का जो है संबंध होता है यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय संवेग संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, ध्रुदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया होती है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। 24 नंबर का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। संवेग क्या करता है? संवेग जो है वो संज्ञान को प्रभावित करता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? देखिए अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम होता है सीखना, मतलब लर्निंग में कौन सी चीज़ें जो है वो लर्निंग में इफेक्ट डालती है, कौन सी चीज़ें? 4 ऑप्शन आपके सामने। विद्यार्थी की अभिरुचि डेफिनेटली, विद्यार्थियों की शैक्षिक स्वास्थ्य डेफिनेटली, शिक्षण शास्त्रीय रणनीति ये भी सही है, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, तो 4 चीज़ें सही है। इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चारों चीज़ें यहाँ पर वो सही है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 26 में हम आते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो कौन सा पहलू होना चाहिए वो? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं,
लगातार अभ्यास तथा बार बार संस्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो 3 ऑप्शन आपके सामने बढ़ते हैं। पुरस्कार और दंड की बात हम नहीं कर रहे। 26वां जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 के पास हम आते हैं। अब 27वां जो सवाल है वो इस तरीके से, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन है वो संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, बड़ा क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़कर आपको बता देता हूँ। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, पुरस्कार पाने के लिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, बार बार किसी एक्टिविटी को दोहरा रहा है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में संभावना क्या उत्पन्न होती है, हमने यहाँ पर इस चीज़ में जोर डालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, 4 ऑप्शन आपने पढ़ लेना है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, ठीक है, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो चारों जो ऑप्शन है नोट ऑफ ऑप्शन दिए गए और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बाल्यावस्था जो होता है ना, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, तो इससे क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फिर से जो एक बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो देखिए, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने। शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है, गलत बात है। अमूर्त रूप से सोचना तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, ये भी गलत बात है। अमूर्त रूप उसे कहते हैं जो चीज़ें हमको दिखती नहीं है उसके बारे में सोचना, तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चा नहीं सोच सकता है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये इसका जवाब हो जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। फिर से एक बार बताऊंगा कि सीटेट से रिलेटेड जो है तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने लेकर आएंगे 2011 से 2021 तक। सिर्फ आपका जो है रिस्पांस मिलना चाहिए। बेहतर तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर रिस्पांस मिलता है तो हम डेफिनेटली जो है बैक टू बैक जो है आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते रहेंगे। नवंबर कंप्लीट होते होते आपको जो है प्रीवियस ईयर हम पूरा कर देंगे। ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 30वां जो आखिरी सवाल है हमारा, ये आखिरी सवाल हम देखते हैं। 28 मिनट की वीडियो हो चुकी है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, देखिए परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकीकरण की क्या है। मनोवैज्ञानिक एजेंसी है, उसके बाद प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है, ये द्वितीयक एजेंसी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। कौन सी एजेंसी है परिवार पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, कौन सी एजेंसी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक, क्योंकि परिवार फैमिली जो है वो फर्स्ट आती है और ये जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है हमने जो है आपको बेहतर तरीके से इस वीडियो में तमाम चीज़ें समझाई है। और सीटेट के जो है ये क्वेश्चन पेपर जो हम आज देख रहे थे, ये हमारा 8 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है। 8 दिसंबर 2019 का जो है ये पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर है CDP का। ठीक है। इसी के तरीके से जो है हम SST, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह जो भी है, AVS, लैंग्वेजेस, तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको इसी चैनल पे करवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमसे जुड़ना है, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से हमें ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इसके बाद किसी अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर। खुदा हाफिज़।